हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हमने आपका जो जेएसए का टॉपिक था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन उसको स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ उसके की टर्म्स डिस्कस किए, उसके टाइप्स डिस्कस किए और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया किस तरह से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। हमने ग्राफिकल मेथड में ऑलरेडी स्कैटर डायग्राम को डिस्कस किया, उसके बाद हमने अलजेब्रिक मेथड में कार्ल पियर्सन को डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मेथड आता है वो है स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसके थ्रू भी, रैंक्स के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। 1904 में 1904 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था स्पेरमैन ने कि हम रैंक्स के जरिए भी कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रैंक्स हम असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बच्चे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आप उनको रैंक कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक, व्हाट इज देयर हाइट एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन रैंक देम। ठीक है, तो उसी रैंक के बेस पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यूज्ड फॉर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। ये दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है इसके लिए फॉर्मूला, जरा फॉर्मूला को देखें। यहाँ पे इसको हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को या रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो, एक ही बात है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं आर के से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ये जो डी है हमारे पास, ये है हमारे पास दो जो हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं, उनमें जो रैंक्स रहते हैं उन रैंक्स का डिफरेंस को हम डी कहते हैं। डिफरेंस ऑफ रैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। ठीक है, तो उसी का स्क्वायर निकाल के ये हमारे पास इसका समेशन निकलता है। और हमारे पास जो एन है ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये नंबर ऑफ पेयर्स हमें बताता है कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो सीरीज दी गई हुई होती हैं, तो दो सीरीज में आपके पास रैंक्स दिए गए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग। उन कॉरस्पॉन्डिंग रैंक्स को हम एक दूसरे से डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर निकालते हैं, डी स्क्वायर आता है हमारे पास। उनका हम काउंट करते हैं कितने हमारे पास पेयर्स है, वो हमारे पास एन बनता है। बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला आपने याद रखनी है स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन के लिए या रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। चलिए, इसमें हमारे पास लेकिन 3 केसेस है। ठीक है, इन तीनों केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला केस ये है हमारे पास कि रैंक्स आपके पास दी गई है, वहीं से आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास रैंक्स दी गई है, डायरेक्टली आपने सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में। दूसरा, आपके पास रैंक्स नहीं दिए गए हैं तो रैंक्स आपने खुद असाइन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप खुद रैंक्स देंगे, उसके बाद आप इसका कोरिलेशन, स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। और तीसरा केस आपके पास है रैंक्स आर इक्वल। यहाँ आपके पास कुछ रैंक्स बराबर होते हैं या कुछ रैंक्स रिपीट हो जाती है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वो केस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए केस पहले केस पे चलते हैं, केस 1 पे। अगर आपके पास रैंक्स गिवन है तो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बड़ा ही आसान है, जरा देखें आप। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं या कोई, आप मान लीजिए कोई फैशन शो वगैरह चल रहा है, वहाँ पे दो जज बैठे हुए हैं। एक जज ने 5 स्कोर दिया एक कैंडिडेट को और दूसरे जज ने उसी कैंडिडेट को 6 स्कोर दिया। ठीक है, 6 रैंक दिया। इसी तरह एक जज ने दूसरे स्टूडेंट को 4 रैंक दिया और दूसरे ने उसको 5 दिया। ठीक है, इसी तरह रैंक्स दी गई है किस जज ने क्या क्या रैंक दी किस किस कैंडिडेट को। ठीक है, ये हमारे पास रैंक्स दी गई है। अब आपने फॉर्मूला के अनुसार क्या करना है, आपने डी कैलकुलेट करना है। तो डी हमारे पास क्या होता है, डी हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ रैंक्स, यानी कि रैंक 1 माइनस रैंक 2। ठीक है, वही हम यहाँ पे करेंगे, रैंक 1 माइनस रैंक 2। जरा हम ये करेंगे, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू +5। ठीक है, 3 minus 1 is 2, 1 minus 3 is -2, 2 minus 4 is -2, 6 minus 7 is -1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गए हैं। आपने यहाँ पे इनकी जो डिफरेंस है इसमें आपने ये साइन भी इनका मेंशन करना है, क्योंकि इससे आगे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ये आपको इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंसेस क्या आते हैं, पॉजिटिव डिफरेंसेस आते हैं या नेगेटिव डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो डी आपने कैलकुलेट किया है डिफरेंस ऑफ रैंक्स, तो इसका आपने स्क्वायर निकालना है। ज़रा इसका स्क्वायर निकाले, 1 का स्क्वायर 1 ही है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हर माइनस को प्लस बना देता है और हर प्लस को प्लस ही रखता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर 1। क्लियर, आपके पास डी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, एज पर फॉर्मूला इट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर। इस डी स्क्वायर का आपने सम करना है। जरा आप इसका सम करें तो ये आपके पास आता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40।
क्लियर। जब आपके पास समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया, नेक्स्ट आपने ये काउंट करने हैं इसमें कितने पेयर्स है। ये एक पेयर है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 पेयर्स आ गए आपके पास, तो n इक्वल टू 7। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास 40 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई एन हमारे पास क्या है 7, 7 क्यूब माइनस 7, ये हमारे पास बनता है 1 माइनस, ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 40 इज 240, 240 डिवाइड बाई 336, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका 1 में से माइनस करके ये क्वांटिटी आपके पास आता है ये 0.285, ठीक है, 0.285। मैंने आपको बताया कि 0.25 से जब थोड़ा बड़ा आता है तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट डिग्री, और यहाँ पे साइन भी प्लस है, इसको हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर। ये है हमारे पास पहला केस, जब आपके पास रैंक्स वही से दिए गए हो तो क्या करेंगे आप डायरेक्टली डी निकालेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और आप डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके इसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा केस, यहाँ पे आपके पास रैंक्स नहीं दी गई है, आपने रैंक्स खुद असाइन करने हैं। तो आप रैंक्स कैसे असाइन करेंगे, फर्स्ट टू हाईएस्ट आइटम, फर्स्ट रैंक आप देंगे जो हाईएस्ट आइटम हो, आप लोवेस्ट को भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप हाईएस्ट को दे, लेकिन जो आप प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो थ्रू आउट फॉलो करें, ठीक है, बीच में इसको चेंज ना करें। अगर आप लोवेस्ट को फर्स्ट दे रहे हैं तो उसके बाद बढ़ती हुई तरतीब में जाके रैंक को आप इंक्रीज कर लीजिए। अगर आप हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक देते हैं उसके बाद नीचे जाते हुए यानी कि कम वैल्यूज में जाते हुए आप उनकी रैंक डिक्रीज करेंगे। बहरहाल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट रैंक उसी को देंगे जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दिए गए हैं, हमारे पास स्कोर्स दिए गए हैं, यहाँ पे रैंक्स नहीं दिए गए हैं, हमने रैंक्स इनके देने हैं। देख लीजिए मेरे पास कुछ स्कोर्स दिए गए हैं, अगर मैं इनको रैंक दूंगा तो मैं हाईएस्ट जो हमारे पास ये स्कोर है उसको रैंक 1 देता हूँ। ज़रा आप इसमें से देखें, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 70 है, तो इसको मैं R1 में, या इसका रैंक यहाँ पे है, ठीक है, R1, तो इसका हमने 1 रैंक दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है 67 का रैंक क्या आया 2 आया। उसके बाद उससे छोटा कौन सा आता है 62 आता है, इसका रैंक 3 आता है। उसके बाद आपके पास 60 आता है, इसका रैंक 4 आ जाएगा। उसके बाद 54, इसका आ जाएगा रैंक 5। उसके बाद आपके पास आता है 51 रैंक 6 एंड 50 का रैंक 7। इनको रैंक दिया आपने। इसके बाद आपके पास दूसरे स्कोर्स भी है, दूसरा सीरीज़ भी है, क्योंकि आपने कोरिलेशन निकालनी है दो सीरीज़ के दरमियान। इसमें आप देख लेंगे सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास 60 वैल्यू है, इसलिए 60 को रैंक 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है 55 को 2 रैंक मिलेगा, 50 आता है, इसको 3 रैंक मिलेगा, 47 को हम 4 रैंक देंगे, 43 को हम देंगे 5 रैंक, 40 को हम देंगे 6 रैंक एंड 39 को 7 रैंक। रैंक्स आपने असाइन किया। अब आसान आपने वही करना है, आसान तरीका जो हमने पहले में किया कि हम रैंक्स के डिफरेंसेस निकालेंगे। ज़रा रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे। 7 माइनस 6 इज 1 बट इट्स +1, 5 माइनस 5 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 7 इज -5, 6 माइनस 3 इज +3, 1 माइनस 2 इज -1, 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। आपके पास वैल्यूज आ गए, इनका स्क्वायर कर लीजिए, डी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ज़रा देखें आप, ये इसका स्क्वायर 1 0 0 5 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4। आपके पास डी स्क्वायर आया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है। इनका सम करेंगे आप तो ये यहाँ पे आता है हमारे पास 40, ठीक है। पहले केस में भी हमारे पास डी स्क्वायर 40 आया था और इस केस में भी हमारे पास 40 आया, ठीक है, ये कोइंसिडेंस है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डी स्क्वायर का वैल्यू आया। नेक्स्ट हमने काउंट करना है हमारे पास कितने पेयर्स है, तो पेयर्स काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7 पेयर्स आपके पास आए। आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन। 1 माइनस ये आपके पास 6 है और डी स्क्वायर का समेशन डी स्क्वायर आपके पास क्या आया 40, तो 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाई एन का क्यूब क्या है 7 का क्यूब, क्योंकि 7 हमारे पास पेयर्स है, -7। यहाँ पे आता है हमारे पास 1 माइनस 240 डिवाइड बाई 336, जिस तरह से हमारे पहले केस में आया था, ठीक है। ये कोइंसिडेंस हो गई, मैंने अपनी तरह से वैल्यूज डाले थे और फाइनल में हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। तो हमारे पास यहाँ पे आता है 0.285, लेकिन प्लस में आता है। पहला ये है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, ये हमें पता चला। नेक्स्ट क्योंकि ये 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आता है ये वैल्यू, इसलिए हम इसको कहते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर।
ये जो अब आपके पास आ रहा है तीसरा केस, इस केस में आपके पास ऑलरेडी रैंक्स अगर दी गई है तो वो इक्वल है और रिपीटेड है। आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और अगर आपके पास रैंक्स नहीं दिए गए हैं तो किस तरह से जो आपके पास रिपीटेड डेटा हो, डुप्लीकेट डेटा हो, उस तो आप किस तरह से रैंक्स असाइन करेंगे। देख लीजिए, बड़े गौर से देख लीजिए, अपना फोकस पूरा आप इस वीडियो की तरफ रख लीजिए और मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजनी चाहिए। देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे डेटा है, इस डेटा को आप गौर से देखें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 12 दो बार आया है, ये स्कोर। यहाँ पे हमारे पास इस सीरीज में 2 बार 20 आ रहा है। तो हम किस तरह से इसको रैंक से असाइन कर सकते हैं। अगर इसको रैंक बड़ी असाइन करेंगे, इसको छोटी, तो ये यहाँ पे पार्शलिटी होगी और आंसर्स हमारे पास करेक्ट नहीं आ जाएंगे। इसी तरह इसमें भी हम पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या हम, देख लीजिए। हम या क्या करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम रैंक फर्स्ट असाइन करेंगे। 5 हमारे पास सबसे छोटा है, इसको रैंक 1 असाइन किया। इसके बाद इस सीरीज में इससे बड़ा वैल्यू जो है 5 से, वो हमारे पास 10 है, इसको रैंक 2 दिया हमने। 11 इसके बाद हमारे पास वैल्यू आता है, इसको हम रैंक 3 देंगे। ठीक है, अब रैंक 4 हम इस 12 को देंगे, लेकिन इस 12 को हम क्या जवाब देंगे। देख लीजिए, हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे इस जो हमारे पास ए 12 है इसको हम 4 रैंक देंगे और इस वाले 12 को हम 5 रैंक देंगे, एज्यूम करते हैं। लेकिन करना क्या है, आपने 4 और 5 जो रैंक दिया है इसका मीन निकालना है, डिवाइडेड बाई 2। जितने भी रिपीटेड वैल्यूज हो उनको सम करके डिवाइडेड बाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, वहां से मीन निकाल के आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, आपके पास 4 + 5 डिवाइड बाई 2 विच इक्वल टू 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 आता है। तो 4.5 जो है रैंक देनी है आपने इन दोनों को, इस 12 को भी 4.5 रैंक देनी है, इस 12 को भी 4.5 रैंक देनी है। क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू आता है, उस हम क्योंकि हमने एज्यूम किया था 4 और 5 ऑलरेडी, उसमें 4 और 5 को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इससे बढ़कर कंसिडर करेंगे, यानी कि 4 और 5 ऑलरेडी हमने एजम्पशन में यूज़ किया है। क्लियर। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया इनका मीन, तो 5 को भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके बाद 12 के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है 15 को हम असाइन करेंगे, 5 नहीं असाइन करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे हम 6 वैल्यू, इसको 6 रैंक देंगे, इसको 15 को। इसके बाद 20 आपके पास आता है, इसको हम 7th रैंक देंगे। क्लियर। चलिए, अब आते हैं दूसरे सीरीज पे। दूसरे सीरीज में देखेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो हम देखेंगे। वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है 15। ठीक है, इसमें देखेंगे 15 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, तो इसको हम देंगे रैंक 1। क्लियर। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है फिर 17 को दिया हमने रैंक 2। इसके बाद हमारे पास बड़ा नंबर जो है वो है 18। ठीक है, यहाँ पे 18 है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ये 18 है। यहाँ इसको हमने रैंक 3 असाइन किया। इसके बाद 19 है, इसको हमने रैंक 4 असाइन किया। अभी तक कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आता है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है रैंक असाइन करने में। इसके बाद आपके पास आता है 20, लेकिन 20 2 बार आ रहा है, और हमारे पास क्या रैंक देंगे। देख लीजिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी रैंक्स कहाँ तक खर्च किए, 4 तक, इसलिए हम एज्यूम करेंगे इसको 5 रैंक देंगे, इसको 6 रैंक देंगे। ठीक है, दूसरे 20 को 6 रैंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके पास बनता है, इसका मीन निकालना है। अब 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 ही बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, ये जो 5.5 हमारे पास मीन वैल्यू आया, ये 5.5 हम इसको भी रैंक देंगे और ये 5.5 हम इसको भी रैंक देंगे। अब हम 5 और 6 हमारे पास यहाँ पे खर्च हो गए, क्योंकि ये हमने एजम्पशन में ही लिया, लेकिन हमारे पास ये रैंक्स खर्च हो गए। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आता है 20 के बाद, वो हमारे पास 21 आता है। ज़रा यहाँ देखें, वो हमारे पास 21 आता है। अब हम इसको 5.5 तो गया, क्योंकि 5.5 में हमने 5 और 6 को कंसिडर किया। नेक्स्ट 21 है, इसको रैंक 7 देंगे। ठीक है, तो इसको आपने रैंक्स दे दिए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, रैंक्स जब आपके पास आए, आपको पता है, इसके बाद आपने डिफरेंस ऑफ रैंक्स निकालना है। ज़रा डिफरेंस निकालें आप। 1 - 7 इज इक्वल टू -6, 2 - 5.5 इज इक्वल टू -3.3, 4.5 - 4 इज 0.5, लेकिन प्लस में 3 - 1 इज 2, 4.5 - 2 इज 2.5, 6 - 5.5 इज 0.5, 7 - 3 इज 4। ठीक है, ये आपके पास डी के वैल्यूज आ गए। इसके बाद आपने इनका स्क्वायर निकालना है, ये आपके पास 36 आ जाएगा, ये आपके पास 12.25 आ जाएगा, 0.25, 4, 6.25, 0.25 और 16। ये वैल्यूज इनका स्क्वायर किया आपने, ये आपके पास वैल्यूज आ गया। नेक्स्ट आपने समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर इस तरह से आप निकालेंगे, तो ये आपके पास आता है 75, और आपको चाहिए एन भी। एन
को की देखने के लिए आप इनको काउंट करेंगे कितने पेयर्स आते हैं, ये आपके पास 7 आता है। तो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास रिपीटिशंस हो गए। हमारे पास ये नॉर्मल फार्मूला थी, ठीक है, तो ये हम अभी तक फार्मूला यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी आपके पास रिपीटिशंस हो गए, इसलिए आपने ये फैक्टर इसमें ऐड करना है, ठीक है। पहले सीरीज़ में भी इसमें रिपीटिशंस हो गई, दूसरे सीरीज़ में भी रिपीटिशंस हो गई, एक सीरीज़ में 2 से ज़ायद या 1 से ज़ायद रिपीटिशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इस सीरीज़ में 16 वैल्यू अगर रिपीट हो गया 3 बार, तो हमारे पास एम का यहाँ पे वैल्यू आया 3, ठीक है। इसी सीरीज़ में अगर दूसरी बार हमारे पास 18 2 बार आता है, तो फिर एक बार हमने ये फैक्टर ऐड करना है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे ज़रा हम देखेंगे एक बार, ये देख लीजिए यहाँ पे इस सीरीज़ में x सीरीज़ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 12 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर 3 बार रिपीट होता एक ही वैल्यू तो हमारे पास m3 होता, ठीक है। और अगर हमारे पास और वैल्यूज होते, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 रिपीट होता, तो हमारे पास एक और बार ये फैक्टर प्लस करना पड़ता, यहाँ पे हमारे पास m2 होता। एक सीरीज में m का वैल्यू मल्टीपल हो सकता है, लेकिन आपने देखना है एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो आपके लिए m का वैल्यू बनता है। अगर 20 फिर से रिपीट होता है तो आपके पास दूसरा m का वैल्यू जो है वो 2 बनता है। अगर 3 बार होता है तो वो आपके पास m का वैल्यू 3 बनता है, ठीक है। लेकिन इस सीरीज में एक्स सीरीज में देखेंगे हम 12 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस सीरीज के लिए हमारे पास एक ही रिपीटिशन हो रहा है, वो 12 का हो रहा है, और उसमें हमारे पास 2 रिपीटिशन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम m=2 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इस y के सीरीज में, इसमें हमारे पास 20 जो है रिपीट हो रहा है, तो 20 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास m का वैल्यू 2 है। तो 2 बार ये फैक्टर हमने प्लस करना है, देख लीजिए। चलिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, तो अब हम इसमें रिपीटिशंस करेंगे, ये देखेंगे ये फैक्टर ऐड करेंगे 1/12 मल्टीप्लाइड बाई m³ माइनस m। हमने देखा कि हमारे पहले सीरीज में भी m2 जो है m का वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 बार रिपीटिशंस हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास दूसरे सीरीज में जो है वहाँ पे भी एक वैल्यू 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर 3 बार होता है तो आपके पास वैल्यू होता है m का 3, ठीक है। अब देख लीजिए ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 - 6 इंटू आपके पास समेशन d² 75 आ गया, प्लस करेंगे हम इसको 1/12, आप हमारे पास m जो का वैल्यू है वो है 2³ माइनस 2 प्लस 1/12, क्योंकि दूसरी सीरीज़ में भी ये वैल्यू जो है ये रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ भी ये फैक्टर ऐड हो जाएगा, प्लस 1/12 2³ माइनस 2। अगर आप देखेंगे ये आपके पास 75 है, तो ये हमारे पास 8 - 2 6, ठीक है। 6 1 जार 6 2 जार 6 1 जार 6 2 जार बच जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 1/2 यहाँ बच जाएगा, यहाँ भी 1/2 बच जाएगा, तो ये आपके पास ओवरऑल 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 75 1 + 1 इज 76, 76 इंटू 6 इज 456, ठीक है। 1 में से आप माइनस करेंगे 456 डिवाइड बाई 336, ये आपके पास आता है 1 - 1.357, ठीक है। तो इसमें से माइनस करके आपके पास ये वैल्यू आता है -0.357। जब आपका वैल्यू -0.375 माइनस आया, इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन अब आपने देखना है क्या मॉडरेट है, हाई डिग्री है, सिग्निफिकेंटली हाई है, ठीक है। अब देख लीजिए 0.25 के से लेके 0.75 तक अगर आपका वैल्यू आता है, तो इसका मतलब है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। तो ये था आपके पास तीसरा केस, जब आपके पास रिपीटिशंस होते हैं तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें चांसेस बहुत कम है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया, हो सकता है फॉर्मूला वगैरह पूछी जाए, इसलिए मैंने ये क्लियर करना था यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो है आपके टॉपिक के अनुसार वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोरिलेशन। कहाँ कहाँ पे हमें कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, देख लीजिए। पहला एप्लीकेशन जो हमारा कोरिलेशन का है वो है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ाएंगे या इंटरेस्ट रेट अगर हम कम करेंगे, उससे ग्रोथ ऑफ बैंक या जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कितनी बढ़ती है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रोथ ऑफ बैंक भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कम होती है
तो वो भी हमने देखना है। यहाँ पे भी हमें कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने देखना होगा कोई ड्रग बनाया कि इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, कुछ पैरामीटर्स को हम अगर चेंज करेंगे, कुछ केमिकल्स को अगर हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं वो केमिकल कंपोजिशन पे बनी हुई होती है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन में थोड़ी सी चेंज लाते हैं तो उस वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये इफेक्ट्स, ये कोरिलेशन, ये रिलेशन देखने के लिए, कंपोजिशन और ड्रग का इफेक्ट देखने के लिए अगर हम इसको रिलेट करेंगे, ये इफेक्ट देखेंगे, तो इसके लिए भी हमें कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्यूल प्राइसेस वगैरह बढ़ जाती है तो सेल्स ऑफ कार्स पे क्या असर पड़ता है, इस में भी हमें कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे पास हेल्थ सेक्टर वगैरह जो है, हेल्थ सेक्टर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने देखना होगा कि रिकवरी ऑफ पेशेंट किस तरह से होती हैं, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह के अनुसार अगर हम देखेंगे, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह जब होती हैं तो इसमें जो पेशेंट है उसकी रिकवरी रेट जो है वो किस तरह से बढ़ रही है, इसको भी हम कोरिलेशन इसमें भी कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है। या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में अगर हम देखेंगे, जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप डेटा सेट यूज़ करते हैं तो डेटा सेट में आप देखते हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं रिसर्च में, अगर एक पैरामीटर को हम चेंज करेंगे तो उससे बाकी पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारी रिसर्च पे क्या असर पड़ता है, इसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोरिलेशन की जो है एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी कोरिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे कोरिलेशन किस तरह से हम देखेंगे, रियल लाइफ में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है, किस तरह से हम देखेंगे रियल लाइफ में। देख लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोरिलेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर हम देखेंगे, एज द नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, जितने जितने जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, चांसेस ऑफ इरोजन इंक्रीजेज। तो जो ज़मीन है, जो इरोजन होता है ज़मीन में बारिशों की वजह से, तो उसका जो खतरा है वो कितना बढ़ जाता है। इसको हम अगर देखें, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रीज़ काटी जाएंगी, ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा खतरा भी रहता है इरोजन का। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज़ का जो कट किए जाते हैं उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब है कि इरोजन पे भी असर पड़ता है, तो इरोजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह अगर बच्चा बढ़ता है, उसका जो एज बढ़ जाती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो उसके जो क्लोथिंग का साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही भी बढ़ जाता है, साइज़ भी बच्चे का और बच्चे के कपड़ों का भी साइज़ बढ़ जाता है, तो इसको भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। इसी तरह अगर किसी एम्प्लॉय की जो है सैलरी बढ़ जाती है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसकी स्पेंडिंग्स वगैरह भी बढ़ जाती हैं, तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है पॉजिटिव कोरिलेशन की। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की, हमारे पास क्या एग्जांपल्स है। एज द वेदर गेट्स कोल्ड, जितना जितना जो है मौसम ठंड होता जा रहा है तो एसी के जो कॉस्ट्स वगैरह है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कम हो जाता है, और ये जो हमारे पास वेदर है, ये अगर इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि कोल्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ जाता है, दूसरा कम हो जाता है। जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो एट्रीब्यूट्स जाते हैं, दो वेरिएबल्स जाते हैं, तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एज द स्टूडेंट एब्सेंटीज इंक्रीजेज, जितने जितने बच्चे का जो है प्रेजेंस स्कूल में कम हो जाएगी, यानी कि एब्सेंटीज बढ़ जाएगी, इसका मतलब है उसके ग्रेड्स पे असर पड़ जाएगा, उसके ग्रेड्स कम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन का एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। या एज द व्हीकल स्पीड इंक्रीज, जितनी जितनी व्हीकल की स्पीड बढ़ जाएगी उतने उतने हम मंजिल मकसूद के करीब होते जाएंगे, तो मंजिल मकसूद की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, जहाँ पे हमने पहुँचना होता है डेस्टिनेशन पे। तो ये भी हमारे पास एक नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाती है, एक वेरिएबल बढ़ जाता है, तो दूसरा वेरिएबल जो है वो घट जाता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ये है कि हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं कोरिलेशंस के। कोरिलेशन में तो हमने देखा कि हम रिलेशन देख सकते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी कुछ हो सकते हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले लिमिटेशन जो हमारे पास है कोरिलेशन की, वो है कोरिलेशन डज नॉट कम्प्लीटली टेल अस एवरीथिंग अबाउट द डेटा। हमें डेटा के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि हमें ये सिर्फ इतना पता चलता है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है। बाकी हम डेटा कहाँ से आया,
क्या क्या इफेक्ट्स हुए डेटा पे, वो हमें कुछ पता नहीं चलता है। हमें खाली इतना पता चलता है कि रिलेशन है दो सीरीज़ के दरमियान, दो डेटा सेट्स के दरमियान रिलेशन है कि नहीं, बस सिर्फ इतना पता चलता है हमें। दूसरा हमारे पास लिमिटेशन ये है कि कॉज एंड इफेक्ट का हमें कोई पता नहीं चलता है कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ है, इनके दरमियान रिलेशन तो है, एक की वजह से दूसरे पे असर पड़ता है, किसकी वजह से किस पे असर पड़ता है ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। जैसे प्राइसेस की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि सप्लाईज बढ़ जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई पे क्या असर पड़ जाएगा, और अगर सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई की वजह से प्राइसेस पे असर पड़ता है या प्राइसेस की वजह से सप्लाई पे असर पड़ता है। जब ये चीज़ें क्लियर ना हो हमारे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वजह से, तो इसको हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का हमें पता नहीं चलता है, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह वैल्यू ऑफ आर इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये जो आर का वैल्यू है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़, अगर हमारे पास बहुत बड़े वैल्यूज़ होंगे, दूर के वैल्यूज़ होंगे, तो इसकी वजह से बहुत असर पड़ता है हमारे कैलकुलेशंस वगैरह पे। और हमारे पास ये जो आपने देखा होगा कि हमारे पास फार्मूलाज बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे पास ह्यूज डेटा सेट है, उसमें से हमने कैलकुलेट करना होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ये थी कुछ लिमिटेशंस छोटी मोटी जो कोरिलेशन के बारे में हमने पढ़ना था, तो इसी में से कोरिलेशन में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह हम लेके आ जाएंगे, उससे आपका जो है ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। कल हम आ जाएंगे रिग्रेशन के टॉपिक पे। इस टॉपिक को आप इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपके पास मेरा नंबर भी है। तो चलिए, हमारे पास जो जेएसए के स्टूडेंट्स वो बहुत कम है, हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे आपके कंप्यूटर या आईटी पोर्शन जो भी होगा उस पर आ जाएंगे। चलिए, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रख लीजिएगा, बाय।